Hello everyone and welcome to the 24th revision class for the AFM component of upcoming JAB examination। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 MCQs related to the module D of our AFM component। So without any delay, let us start with the question number 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 says which one of the following statements is not correct। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का सबसे पॉपुलर कॉमन फॉर्म है। इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो इनकम टैक्स रेट है वो वेरिएबल रेट इंडिया के अंदर यूजुअली हम फॉलो करते हैं फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड एज वेल एज फॉर द कंपनीज ऑल्सो। और ये जो रेट है वो इंडिविजुअल्स के लिए भी डिफरेंट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनकम स्लैब इन विच यू लाई। आपकी जो एनुअल इनकम है उसके हिसाब से आपका टैक्स रेट अलग हो सकता है, और कंपनीज जो है उनका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर तो कॉर्पोरेट टैक्स अलग लगता ही है। ठीक है, सो इनकम टैक्स रेट इज डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। जो इनकम टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए भी अलग अलग है। And the format for income tax return is different for different classes of assessees. This is also very much correct because आपके जो क्लास है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या आप रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन के थ्रू आप अपने इनकम को जनरेट कर रहे हो, या कोई दूसरा आपका सोर्स का इनकम हो। डिपेंडिंग अपॉन एनी ऑफ दिस आपकी जो इनकम है, आपका जो फॉर्मेट है वो आपका फॉर्मेट अलग हो जाएगा, और फॉर्म जो आपको भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो फॉर्म भी अलग हो जाएगा। राइट, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द डिडक्शन in respect of donations to certain funds, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें बहुत सारे डिडक्शंस के प्रोविजंस दिए गए हैं। ये डिडक्शंस बेसिकली किए जाते हैं टू इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज और डिसइंसेंटिवाइज सर्टन एक्ट्स बाय द टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी फंड्स को, कुछ सर्टन फंड्स को जो रिकॉग्नाइज है आईटी एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर, और कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप उनको डोनेशंस प्रोवाइड करते हो, तो आपकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम है, उसमें से वो इनकम डिडक्ट कर ली जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर ली जाएगी, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम रहे, डोनेशंस के ऊपर आपका इनकम टैक्स ना बने। राइट, तो ये प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? सेक्शन 80G। राइट, तो ये ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 80G इज द करेक्ट आईटी एक्ट सेक्शन, जिसके अंदर आपको डोनेशंस की डिडक्शंस करने का प्रोविजन दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। एन इंडिविजुअल गेट्स एन ऑप्शन to choose between an existing tax rates and the new concessional tax rates under which section of the IT Act। सो आईटी एक्ट ने एक्चुअली क्या किया? आईटी एक्ट के अंदर जो 2020 में अमेंडमेंट किया गया, जब बजट लाया गया 2020 के अंदर, तो 2020 में बजट के अंदर एक न्यू टैक्स रेजिम नाम का नया रिजीम जो है वो लॉन्च किया गया। इस न्यू टैक्स रेजिम में कुछ प्रोविजंस थी, जैसे कि जो टैक्स रेट्स थे वो थोड़े कंसेशनल थे, कम टैक्स रेट्स थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिडक्शंस जो पुराने टैक्स रेट्स के अंदर होती हैं, वो डिडक्शंस इसके अंदर शायद अलाउ नहीं की जा रही थी। तो ये ऑप्शन दिया गया एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को कि या तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स के ऊपर ही डिडक्शंस के साथ ही अपना आईटी रिटर्न फाइल करिए, टैक्स को भरिए, या फिर आप नए कंसेशनल टैक्स रेट्स को फॉलो कर लीजिए। तो ये जो प्रोविजन है कौन से सेक्शन के थ्रू डाली गई? सेक्शन 115 BAC। याद रखना है आपको, द न्यू टैक्स regime, the choice to opt for new regime has been entered into the IT Act through the amendment made in 2020, और उससे सेक्शन 115 BAC ऐड किया गया IT Act के अंदर, जिसमें आप न्यू टैक्स regime को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिए, जो भी आपका टैक्स आप देते हैं, जो भी टैक्स कंपनीज का या इंडिविजुअल्स का बनता है सरकार के प्रति, वो बनता है आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। राइट, और टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, यानी कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल इनकम है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है थ्रू दी आईटी एक्ट प्रोविजंस या फिर आईटी एक्ट रूल्स, आईटी रूल्स। राइट, अब ये इनकम तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि जब हम अपनी इनकम को यूजुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट जो है अपनी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वहां पर अपनी इनकम को दिखाने के लिए, इनकम को पहचानने के लिए व्हाट दे यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपकी इनकम आएगी वो अलग हो सकती है, और जो आपके आईटी एक्ट और रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल इनकम आएगी वो अलग हो सकती है। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस विच माइट अराइज बिटवीन योर एक्चुअल अकाउंटिंग इनकम और योर टैक्सेबल इनकम। अब ये जो डिफरेंसेस हैं कुछ परमानेंट हो सकते हैं,
कुछ टाइमिंग के डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कुछ इनकम बोल रहा हो कि ये इनकम आप इस साल में ही मत शो करिए, इस इनकम को आप शो करिए कि ये नेक्स्ट 20 ईयर्स या नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर आप इसको बांट दीजिए। इसी तरीके से एक्सपेंसेस के लिए भी होता है ना, हम डिप्रिसिएशन की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो डिप्रिसिएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एसेट खरीद रहे हैं जो 10 साल में जाकर डिप्रिशिएट होगा, तो उसकी सारी जो कॉस्ट है उसको आप 10 ईयर्स के ऊपर डिवाइड कर दीजिए किसी भी मेथड, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग वैल्यू से, तो वो हमारी इनकम करंट ईयर की जो है वो उतनी नहीं दिखाएगा, राइट। तो इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इनकम को या अपने एक्सपेंडिचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल सकता है। पर हो सकता है टैक्सेबल इनकम उस एसेट की डेप्रिसिएशन अलाउ ना कर रही हो और वो कहे कि आपने जितना खर्चा उस एसेट के लिए किया है वो सारा खर्चा इसी साल में दिखाइए, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल इनकम है, वो कम हो जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा है और वहां टैक्स जो है आपका कम इनकम के ऊपर बन रहा है। तो इन अलग अलग रीजंस की वजह से आपका डिफरेंसेस जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी क्या क्रिएट होते हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ये यूजुअली हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पीरियड में टैक्स नहीं बन रहा है, वो खर्चे का जो टैक्स है वो नेक्स्ट पीरियड में जाकर के बनेगा, खर्चा आपने इसी साल कर दिया है लेकिन वो टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर देना है, तो इस तरीके से आपका डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनता है। अब इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है, आपसे पूछा गया है कि डिफर्ड टैक्स एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, नहीं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज इनकी एक अलग से कैटेगरी होती है इनको बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, ठीक है। तो याद ध्यान रखेंगे, इसको हम ना करंट एसेट्स में ना करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज, नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। डिफर्ड टैक्स एसेट्स शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, यस दिस इज राइट। एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शुड बी क्लासिफाइड एज कंटिजेंट लायबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज कंटिजेंट लायबिलिटीज जो है वो अलग रहती हैं और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हमारी अलग होंगी। तो ओनली द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। Next is question number 5. If the tax law does not allow an item of expenditure, the disallowed amount will result in what? यानी कि जो आईटी एक्ट या रूल्स हैं वो एक एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं करते, वो नहीं मानेंगे कि आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो मान रही है कि आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। सो एक्चुअल आपकी जो इनकम है वो क्या है, एक्चुअल जो आपकी इनकम है उसमें से आप ये एक्सपेंडिचर जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो आपने तो एक्सपेंडिचर को यहां पर इंक्लूड किया है, राइट। लेकिन टैक्स लॉ इसको अलाउ नहीं करता है। टैक्स लॉ अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स लॉ इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस एक्सपेंडिचर। सो फॉर टैक्स लॉ व्हाट इज योर इनकम, दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर आपने लेटेस्ट से कोई ऐसी एक्सपेंडिचर किया था जिसमें आपका 1 लाख रुपए लगा है, तो अकाउंट्स में तो आप दिखा दोगे कि आपका जो टोटल प्रॉफिट या रेवेन्यू, आप टोटल जो आपकी इनकम हुई उसमें से वो 1 लाख का जो एक्सपेंडिचर है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन टैक्सेबल इनकम में वो 1 लाख का एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड रहेगा। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा हो गई। टैक्सेबल इनकम अगर ज्यादा हो गई तो इससे क्या होगा, क्या आपका टैक्स बढ़ नहीं जाएगा, इंक्रीज करंट टैक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई टैक्स एसेट या लायबिलिटी नहीं बनेगी जो फ्यूचर में आपको मिले या आपको देना पड़े, तो आपकी एक्चुअली जो है यहाँ पर टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सी पेयर यहाँ पर गलत मैच है। देखो मैंने यहाँ पर सेक्शन 80 के अंदर जो डिडक्शंस हमें अलाउ की जाती हैं वो डिडक्शंस मैंने यहाँ पर दी हैं, कौन से सेक्शन के साथ कौन सी डिडक्शन एसोसिएटेड है आपको बताना है। जैसे सेक्शन 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है और आप उसके प्रीमियम्स को पे करते हैं तो वो प्रीमियम्स आप अपनी इनकम के अंदर से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, सेक्शन 80D इसको अलाउ करता है। सेक्शन 80QQB डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिडक्शन होती है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दैट इज नॉट सेक्शन 80QQB, इट इज सेक्शन 80U, ठीक है। और सेक्शन 80QQB के अंदर आपकी डिडक्शन होती है जैसे जो आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम होती है जैसे अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी बुक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स आपकी हैं या कोई दूसरी बुक्स या कॉमिक्स आप पब्लिश करते हैं या आप नॉवेल्स पब्लिश करते हैं, तो उसमें जो रॉयल्टी आपको मिलती है वो रॉयल्टी आपकी डिडक्टेबल होती है, तो वो होता है 80QQB के अंदर। तो ये जो हमारी पेयर है वो गलत मैच की गई है। 80RRB बिल्कुल रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, पेटेंट्स के ऊपर मिलने वाली रॉयल्टी की रिडक्शन वो 80RRB के अंदर है। 80E के अंदर आपकी जो लोन आपने लिया हुआ है हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, उसमें जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो इंटरेस्ट भी आपका डिडक्ट हो जाता है आपके इनकम से। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर।
Next is question number 7. Which among the following income heads are used to calculate gross total income for the purpose of income tax assessment? Gross total income अगर आपकी जाननी है तो उसमें कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूड की जाएंगी? हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम बिल्कुल उसमें इंक्लूड की जाएगी, कैपिटल गेन्स की इनकम इंक्लूड की जाएगी, कॉम्पिटिशन्स की जो विनिंग्स हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली मेंबर्स फॉर पर्सनल यूज, दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द ग्रॉस टोटल इनकम। भारत के अंदर ऐसा प्रोविजन है कि अगर आपको बाहर से दूसरे देशों से रेमिटेंस या रिसीव होता है इंडियन अकाउंट्स के अंदर, और वो रेमिटेंस का यूज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेमिटेंस टैक्सेबल है या नहीं है। अगर आप अपने डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स को, जिसमें आपके स्पाउस आता है, आपके सिबलिंग्स आते हैं, डायरेक्ट सिबलिंग्स आते हैं, या आपके चिल्ड्रन आते हैं, या आपके स्पाउस के फैमिली मेंबर्स या आपके फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स आते हैं, तो वो टैक्सेबल, वो जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो आपके इनकम टैक्स के लिए, प्रोविजंस के लिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next is question number 8. Which among the following incomes are exempt from the provisions of section 10 of the IT Act? IT Act के provisions के section 10 के अंदर कौन सी इनकम exempt है? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको जो एम्प्लॉयर से मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट है। ग्रेचुइटी जो रिसीव होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, वो भी एग्जेम्प्ट है। सो तीनों जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग अर्स्टवाइल टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी? जीएसटी ने सेल्स टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को, सबको यहां पर जो है रिप्लेस कर लिया है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन इज लोअर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टैक्स इवेजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट व्हाइल द इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड थ्रू एन इंटरमीडियरी। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट टैक्स इज imposed on income and profits and indirect tax is levied on goods and services. This is also right. And burden of direct tax can be shifted while the burden of indirect tax cannot be shifted. तो ये तो गलत है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि द पर्सन ऑन हुज द बर्डन ऑफ टैक्स इज लाइंग इज द पर्सन जो फाइनली एक्चुअली में जो टैक्स को पे कर रहा है इज द पर्सन हु इज ऑल्सो पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो डायरेक्ट टैक्स इज, ऐसे लिखा है ना, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। सो दैट मीन्स द पर्सन हु इज एक्चुअली पेइंग द टैक्स, ही इज पेइंग और शी इज पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि द पर्सन हु इज एक्चुअली पेइंग द टैक्स इज बेसिकली पेइंग इट थ्रू एन इंटरमीडियरी। यानी कि अगर आप कोई, आपसे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो वो टैक्स पे कौन कर रहा है? आप पे कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को वो टैक्स कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर रहा है वो रेस्टोरेंट, राइट। सो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता है और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं होता है। और बाकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जो टैक्स इवेजन है वो लोअर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में, क्योंकि उसकी एक पूरी ट्रेल होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वहां आप अपनी इनकम को छुपा करके टैक्स इवेट करने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज ऑल माय फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपने जो मॉड्यूल डी में टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, उसको समझने में आपको थोड़ी यहाँ पर मदद मिली होगी। एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।